जब से कोविड की सेकेंड सर्ज आई है तो तब से अब तक ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने RT-PCR और रैट के टेस्ट किए हैं तो तकरीबन 1500 के आसपास हमारे कोविड के पॉजिटिव केसेस निकले हैं। और उसमें से अभी तक कल तक की जो डिटेल हमारे पास अवेलेबल है 930 हमारे पास एक्टिव कोविड पॉजिटिव केसेस हैं। काफ़ी खुशाइन बात यह है कि बहुत सारे मोर देन 700 to 800 केसेस जो हैं उसमें हमारी रिकवरी भी हुई है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारी जो टोटल डेथ्स हैं वो 24 हैं और इस कोरोना कर्फ्यू की वजह से जो हमारे केसेस में सर्ज आई थी वो काफ़ी हद तक टूटी है। बात है हमारे पास 702 ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। इसमें हमारे जो जम्बो टाइप और जो D और B टाइप दोनों सिलेंडर्स अवेलेबल हैं। इस वक्त हमारी जो फिल्ड कैपेसिटी है वो 80% के आसपास है। जब भी हमारे सिलेंडर्स खाली हो जाते हैं तो हम इमीडिएटली उनको अपने ऑक्सीजन फिलिंग प्लांट्स पे ले जाते हैं। हमारा ऑक्सीजन फिलिंग प्लांट उधमपुर में है। इसके हवाले से हमारी डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सेल भी क्रिएट की है और उसकी फैसिलिटेशन की मदद से हमारी जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स खाली होते हैं वो बहुत जल्द भर के हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में जब से ये सर्ज आई है हमारी जो ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन है, कंजम्पशन जो है वो थोड़ी बढ़ी है। अभी इस वक्त हमारी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में ट्रॉमा सेंटर में 16 पेशेंट्स एडमिटेड हैं और काफ़ी जो है वो हाई फ्लो ऑक्सीजन पे भी इस वक्त जो है वहाँ पर रिकवर कर रहे हैं। उसके अलावा मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि हमारा जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट यहाँ के लिए डिस्ट्रिक्ट रामबन हॉस्पिटल के लिए सैंक्शन है उसका टेंडर भी लगा है, लेटर ऑफ इंटेंट भी गया है और हमें उम्मीद है कि आने वाले बहुत कम टाइम में हमारा अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में चालू हो जाएगा जिसकी कैपेसिटी जो है वो 1500 LPM की है, लीटर पर मिनट जनरेशन की है। उसकी जितना भी पैराफर्नेलिया है, जिस तरह उसका जनरेटर सेट है, AVR है, केबलिंग और जो MGPS सिस्टम है, एवरीथिंग इज इंस्टॉल्ड। हमें सिर्फ स्किड मशीन की ज़रूरत है और एज एंड व्हेन दैट मशीन इज इंस्टॉल्ड तो वी विल बी एबल टू जनरेट आवर ओन ऑक्सीजन। वैक्सीनेशन में डिस्ट्रिक्ट रामबन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। अभी तक हमने 45 ईयर्स एंड अबव और हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स की कैटेगरी में तकरीबन 65% की ऊपर अचीवमेंट की है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मीटिंग भी इस हवाले से पिछले हफ्ते ली थी रिगार्डिंग अनवैक्सीनेटेड फर्स्ट टाइमर्स जो टोटली अनवैक्सीनेटेड हैं। तो हमारे 29,144 अनवैक्सीनेटेड थे, लेकिन मुझे ये बात आपके साथ शेयर करते हुए बहुत खुशी होती है कि उसमें से हमने 10,000 लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। राइट नाउ वी आर लेफ्ट विद बिटवीन 19,000 to 20,000 unvaccinated people who fall in the 45 years and above age category। तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द आने वाले टाइम में हम इन लोगों को भी फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन का एडमिनिस्टर करेंगे और बाय दैट टाइम हमारे काफ़ी जो लोग हैं जो एज अप्रोप्रिएट कैटेगरी में सेकेंड डोज के लिए अवेलेबल हो जाएंगे तो उनकी भी वैक्सीनेशन करेंगे। उसके अलावा जहाँ तक टेस्टिंग का ताल्लुक है तब तक हमें अपने इन्फेक्शन की एक्चुअल स्प्रेड का पता नहीं चलेगा जब तक हम RT-PCR और रैट की टेस्टिंग जो है उसको इंक्रीज या एनहेंस ना करें। तो जैसा कि आपको पता है कि रामबन का जो डिस्ट्रिक्ट है इट एग्जिस्ट बिटवीन 2 टनल्स, चौहा टनल एंड द नाशी टनल। हमारी 2 परमानेंट जो है सैम्पलिंग साइट्स वहाँ पर हैं जहाँ पर हम रैंडम टेस्टिंग जो है वो करते हैं। हमने जेटी, नाशरी और रेलवे स्टेशन पे तकरीबन 30,000 के आसपास टेस्ट किए हैं और उससे हमें रैट पॉजिटिविटी का भी काफ़ी हद तक पता चला है और काफ़ी रैट पॉजिटिव डिक्लेयर भी हुए हैं। और इसके अलावा हमारे जो रूरल स्प्रेड हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए हमने रूरल एरियाज़ में भी टेस्टिंग की है। नेशनल प्रोजेक्ट्स के होने की वजह से बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बाहर से भी आते हैं, उनकी भी रेगुलर टेस्टिंग होती है। पिछले कुछ दिनों में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की टेस्टिंग में काफ़ी पॉजिटिव केसेस भी निकले हैं और उनको हमने सेल्फ आइसोलेशन में रखा हुआ है।
हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करें। ऑन एन एवरेज हम 1000 से लेकर 1200 तक के जो है RT-PCR और रैट टेस्ट डेली बेसिस पे करते हैं, और ऑलमोस्ट एवरी डे हम अपना 200 का जो टारगेट है RT-PCR का वो एक्सीड करते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही ह्यूज डिसीजन है, और मुझे लगता है कि ये डिसीजन जो है कोविड के मैनेजमेंट में, मिटिगेशन में एक बहुत ही अहम रोल अदा करेगा। 5 बेडेड कोविड केयर सेंटर की जो फैसिलिटी विद ऑक्सीजन सिलेंडर्स अगर एक पंचायत लेवल पर ही मिल जाएंगे, तो इससे उस पेशेंट को अगर मॉडरेट टू सिवियर सिम्टम्स है और उसे एक दूर दराज इलाके में ना शिफ्ट किए बगैर अगर उसे वही फैसिलिटी जो है उसके पंचायत में मिलेगी, तो ये एक बहुत ही जो है बेहतरीन डिसीजन है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आज मॉर्निंग में मैंने इमीडिएट एक मीटिंग भी ली, जिसमें हमारे चीफ प्लानिंग ऑफिसर और इसमें हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर, इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर, वो सारे आए। इसको हमने स्ट्रेटेजाइज किया। जैसा कि आपको पता है कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में 143 पंचायत हैं, तो वी आर लुकिंग टुवर्ड्स सेटिंग अप ऑफ 143 5-bedded कोविड केयर सेंटर्स एज पर दी सर्कुलर गाइडलाइंस इशूड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो हमने उसका एक खाका खींचा है, और आने वाले 1-2 दिन के अंदर अंदर हम सारी वो जगहें पंचायत में आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पर हमारी ये 5-bedded जो कोविड केयर सेंटर फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल होगी। जैसा कि आपको पता है कि इसकी जो फंडिंग है वो हमारी एरिया डेवलपमेंट फंड्स की ग्रांट में से आएगा, और कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा इस पर होगा। और मैंने CMO साहब को और DPO को डायरेक्शन दी हैं कि वो सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर बहुत जल्द से जल्द ये 143 साइट्स को हर पंचायत में आइडेंटिफाई करें, ताकि हम ये कोविड केयर फैसिलिटी वहाँ पर ही क्रिएट करें। सो टैक्टिकली अगर आप देखें तो वी आर लुकिंग टुवर्ड्स एन एडिशनल बेड कैपेसिटी ऑफ 750 इन डिस्ट्रिक्ट रामबन। इफ यू कंपेयर 143 एंड मल्टीप्लाई बाई 5, सो हम कोई 700-750 बेड्स के आसपास की फैसिलिटी की तरफ देख रहे हैं। मैं तमाम मीडिया पर्सन्स की माध्यम से लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि कोविड में सेल्फ मेडिकेशन ना करें और ना ही सेल्फ डिनाइल में रहें। अगर आपको कोविड रिलेटेड या कोविड टाइप सिम्टम्स हैं, जैसा कि आपको लग रहा है कि आपको बुखार है या आपको कफ हो रहा है या थकावट वगैरह का आपको एहसास है, तो आप खुद दुकान पे जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ खरीदते हैं, खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जो सेल्फ डिनाइल होता है और रैट टेस्टिंग से जो है आप बचने की कोशिश करते हैं, इससे फ़ायदे के बदले उल्टा नुकसान होगा। तो इस प्रैक्टिस को डिस्करेज करने के लिए आज एज द चेयरपर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मैंने एक ऑर्डर भी इशू किया है, जिसमें मैंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं ऑन सेल ऑफ एनी मेडिसिन अनलेस दे आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो उसका रिकॉर्ड एक फॉर्मेट पे तमाम केमिस्ट्स को मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि हम ये जो एक एब्रप्ट होलसेल सेल जो हो रही है ऐसी मेडिसिन की, जिसकी वजह से लोग जो है वो सेल्फ ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अपना नुकसान कर रहे हैं, तो इसके लिए जो रेलेवेंट ऑर्डर्स हमें इशू करने थे एज DDMA, दोज ऑर्डर्स कैन इशूड। मुझे ये आपके साथ शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिस दिन ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने और गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि हम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को और बाकी दूसरे स्टेक होल्डर्स को जिनका कोविड की वजह से लाइवलीहुड पे जो इम्पैक्ट हुआ है, उसके लिए गवर्नमेंट ने जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी थी, उसके 1-2 दिन के बाद ही वी वेर सो प्राउड कि हमारा जो है 1,65,00,000 का बिल जो है हमने वो जो डायरेक्ट DBT ट्रांसफर कर दिया अगेंस्ट एक्टिव लेबर कार्ड होल्डर्स। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 22,777 लेबर कार्ड होल्डर्स हैं, जिसमें 15,568 जो है 16,568 वो एक्टिव जो है वो लेबर कार्ड होल्डर्स हैं। तो उनके अकाउंट में जो पहली किश्त है 1,000 रुपये की, वो DPT हो चुकी है। आज मेरी सुबह असिस्टेंट लेबर कमिश्नर से भी मीटिंग हुई, और मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि उसमें 300 और ऐड हुए हैं जिनके लेबर कार्ड्स रिन्यू हुए हैं, एंड दे हैव आल्सो बिकम एलिजिबल फॉर दिस गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो वो इनके अकाउंट में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएंगे।
तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ साथ मैंने अपने हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ भी जो है वो बात की है, क्योंकि उनके भी जो हमारे आर्टिजन कम्युनिटी वाले हैं, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो उनका भी हम बहुत जल्दी ऐसा ही डिसीजन लेंगे। जैसे आपको पता है कि पहले हमने नाइट कर्फ्यू लगाया था, और उसके बाद जब कोविड का स्प्रेड थोड़ा और ज़्यादा हुआ तो उसकी ट्रांसमिशन चेन को तोड़ने के लिए हमने कोरोना कर्फ्यू लगाया, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसे एक्सटेंड भी किया गया। इससे जाहिर है लोगों की मूवमेंट में, ख़ास तौर से इमरजेंसीज को टैकल करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हमने एक बहुत ही अच्छा एक सिस्टम हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस्टेब्लिश किया है, जिसमें हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू हैं उससे हमने कर्फ्यू पास इशूइंग अथॉरिटी डेजिग्नेट किया है। और बहुत सारे लोग जो हैं जो एसेंशियल सर्विसेज सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, हमारी बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स हैं, प्री शेड्यूल्ड मैरिजेस हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए हम कर्फ्यू पासेस इशू करते हैं। उसके अलावा जहाँ तक आपने बताया कि लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो दूर दराज इलाके के लोग हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने ई पासेस की सर्विस भी शुरू की है, सब्जेक्ट टू द कंप्लीशन ऑफ सर्टेन फॉर्मेलिटीज। कल तक हमें तकरीबन कोई 250 के आसपास एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी, और उसमें से बेशतर एप्लीकेशंस हमने डिस्पोज ऑफ की हैं, either with the approval to the issue of the curfew pass, or with the advice to kindly fill up the required formalities which will enable us to issue the curfew pass। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि हमारा कर्फ्यू पास इंट्रा और इंटर डिस्ट्रिक्ट है। सो फार एज इंटर डिवीजन का जो कर्फ्यू पास है उसकी कॉम्पिटेंस, उसकी अथॉरिटी जो है वो डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में है। मैं तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि फॉर एनी अपडेट्स दे शुड अप्रोच द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ट्विटर हैंडल। उसमें सारी लिंक्स इन ई पासेस की वो अवेलेबल है। हमारी जो सैम्पलिंग की रिपोर्ट्स आती हैं, फाइन की रिपोर्ट आती है, वैक्सीनेशन की रिपोर्ट्स आती हैं, हमारी टीम कहाँ कहाँ जाती है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान में हमारा क्या क्या होता है, जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो उसमें अवेलेबल होती हैं। तो मेरी आपके माध्यम से लोगों से ये भी रिक्वेस्ट होगी कि for quick and real-time updates, they should reach out to us and start following us on our Twitter handle. Thank you.